आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 205 पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है। तो आइए पहले इसके शेरों को पढ़ते हैं, फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि कभी नेकी भी उसके जी में गर आ जाए है मुझसे। कभी नेकी भी उसके जी में गर आ जाए है मुझसे। जफ़ाएं करके अपनी याद शर्मा जाए है मुझसे। खुदाया जज्बाए दिल की मगर तासीर उल्टी है। खुदाया जज्बाए दिल की मगर तासीर उल्टी है कि जितना खींचता हूँ और खिंचता जाए है मुझसे। वो बदखू और मेरी दास्ताने इश्क तूलानी। वो बदखू और मेरी दास्ताने इश्क तूलानी। इबारत मुख्तसर कासिद भी घबरा जाए है मुझसे। उधर वो बदगुमानी है, इधर ये नातवानी है। उधर वो बदगुमानी है, इधर ये नातवानी है। न पूछा जाए है उससे, न बोला जाए है मुझसे। संभलने दे मुझे ए ना उम्मीदी क्या कयामत है। संभलने दे मुझे ए ना उम्मीदी क्या कयामत है कि दामने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे। तकल्लुफ बरतरफ नज़ारगी में भी सही लेकिन। तकल्लुफ बरतरफ नज़ारगी में भी सही लेकिन वो देखा जाए कब ये जुल्म देखा जाए है मुझसे। हुए हैं पाँव ही पहले नबर्द इश्क में ज़ख्मी। हुए हैं पाँव ही पहले नबर्द इश्क में ज़ख्मी। न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए है मुझसे। क़यामत है कि होवे मुद्दाई का हम सफ़र गालिब। क़यामत है कि होवे मुद्दाई का हम सफ़र गालिब। वो काफिर जो खुदा को भी न सौंपा जाए है मुझसे। तो ये थी पहली गज़ल। पहला शेर है कि कभी नेकी भी उसके जी में गर आ जाए है मुझसे। जफ़ाएं करके अपनी याद शर्मा जाए है मुझसे। नेकी का मतलब है भलाई, अच्छाई, मेहरबानी किसी के साथ करना। जफ़ा जुल्मों सितम, क्रूलिटी, ऑप्रेशन। तो शेर है कि कभी नेकी भी उसके जी में गर आ जाए है मुझसे। जफ़ाएं करके अपनी याद शर्मा जाए है मुझसे। तो आशिक के लिए एक बड़ी बड़ी भारी मुसीबत बन गई है। महबूब ने बड़ी मुसीबत उसके लिए पैदा कर दी है। तो महबूब हमेशा आशिक पे जुल्म ढाता है और उसके जुल्म ढाने का एक अंदाज़ ये है कि वो आशिक को नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है। आशिक चाहता है कि महबूब के खूबसूरत चेहरे का वो दीदार करे। महबूब अपना चेहरा कभी उसको नहीं दिखाता, उसको हमेशा अपने से दूर रखता है। और महबूब को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड भी है, वो अपने रुतबे को बहुत ऊंचा समझता है और इस नीच आशिक को अपने से हमेशा दूर रखता है या। और इस शेर में वो कहते हैं कि अगर कभी महबूब मेहरबान हो भी जाए तो भी आशिक की किस्मत इतनी ख़राब है कि उसको महबूब की मेहरबानी का फ़ायदा नहीं होता और महबूब का दीदार उसको नसीब नहीं होता। एक अलग ही सूरत पैदा हो जाती है। तो महबूब की मेहरबानी भी आशिक पे जुल्म ही ढाती है। तो कहते हैं कि कभी नेकी भी उसके जी में गर आ जाए है मुझसे, कि अगर कभी महबूब के जी में, उसके मन में, उसके दिल में मेरे लिए नेकी भलाई भी आ जाए, वो मुझ पे मेहरबान होने का इरादा कर भी ले, तो भी जफ़ाएं करके अपनी याद शर्मा जाए है मुझसे। या तो कहते हैं कि उसके मेहरबान दिल को अपनी पुरानी जफ़ाएं, जो जुल्म सितम उसने मेरे ऊपर किए हैं, वो उसको याद आ जाते हैं। एंड शी स्टार्ट्स टू फील गिल्टी एंड रिपेंटेंट ऑफ हर पास्ट बैड बिहेवियर। और वो फिर मुझसे आँख नहीं मिला पाता और वो शर्मा जाता है या। और अपने गुनाहों की शर्म के मारे वो मुझे अपना मुंह नहीं दिखाता महबूब या। और पहले जालिम था इसलिए वो अपना मुंह मुझसे छुपाता था, दीदार का मौका मुझे नहीं देता था। और अब जब मेहरबान होता है या कभी अगर मेहरबान हो जाए, उसके मन में मेरे लिए नेकी भी आ जाए, तो फिर अपने जुल्मों को वो याद करके शर्मा जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है या आंखें मुझसे फेर लेता है। एंड रिज़ल्ट ये है कि महबूब मेहरबान हो, कि महबूब आशिक पे जुल्म ढा रहा हो, आशिक को कोई फ़ायदा नहीं होता। आशिक की किस्मत ही ऐसी है कि उसको महबूब का दीदार नसीब होता ही नहीं या। तो दोनों सूरतें उसके लिए जुल्म सितम ही लेके आती हैं, क्योंकि यही उसकी किस्मत में लिखा है। या महबूब मेहरबान हो
तो भी आशिक पे जुल्म ढाता है, और वैसे तो उसकी आदत ही है आशिक के ऊपर जुल्म ढाना। और आशिक के कंट्रोल में कुछ नहीं है इश्क के मामले में, जो कुछ करना है महबूब करता है। आशिक को हर सूरत में बस जुल्म ही ढाने पड़ते हैं, महबूब का दीदार कभी उसको नसीब होता ही नहीं। तो कहते हैं कि कभी नेकी भी उसके जी में गर आ जाए है मुझसे, जफाएं करके अपनी याद शर्मा जाए है मुझसे। और कहते हैं अगले शेर में, कहते हैं कि खुदाया जज्बाए दिल की मगर तासीर उल्टी है, कि जितना खींचता हूँ और खींचता जाए है मुझसे। जज्बाए दिल, दिल का जोश, कुछ कर गुजरने का विचार जो आपके दिल में हो, आकर्षण को, अट्रैक्शन को भी कह सकते हैं, कशिश को भी कह सकते हैं। सो पैशन और अट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तासीर कहते हैं असर को, किसी चीज़ का जो असर है, इफेक्ट ऑफ समथिंग। खींचना, टू पुल समबडी टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपनी तरफ किसी को खींचना। और खींचता जाना, या अगर कोई खींचता जा रहा है आपसे तो उसका मतलब यह है कि वो आपसे दूर चला जा रहा है। या सो समबडी इज बीइंग पुल्ड और ड्रॉन अवे फ्रॉम यू, अगर वो आपसे खींचता चला जा रहा है तो शेर है कि खुदाया जज्बाए दिल की मगर तासीर उल्टी है, कि जितना खींचता हूँ और खींचता जाए है मुझसे। तो आशिक खुदा के आगे शिकायत कर रहा है या सवाल कर रहा है, क्योंकि वो बेहद परेशान है और दुखी है। वो लाख कोशिश करता है महबूब को अपनी तरफ खींचने की, और मगर महबूब है कि उससे दूर ही खींचता चला जाता है। तो कहता है कि खुदाया जज्बाए दिल की मगर तासीर उल्टी है, कि या खुदा, क्या मेरे दिल के जोश और कशिश की तासीर उल्टी है, या फिर एक हैरानी की टोन भी हो सकती है, कि और निराशा की टोन भी हो सकती है कि ये क्या हुआ, मुझे तो लगता था कि मेरे दिल की कशिश महबूब को मेरी तरफ खींच के ले आएगी, लेकिन यहाँ पे कशिश का उल्टा ही असर हो रहा है। सो ही इज़ वंडरिंग, बिकॉज द पैशन ऑफ हिज हार्ट इज़ हैविंग द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ व्हाट ही थॉट इट वुड बी। तो कहते हैं कि खुदाया जज्बाए दिल की मगर तासीर उल्टी है, कि जितना खींचता हूँ और खींचता जाए है मुझसे, कि मैं जितना जितना महबूब को अपनी तरफ खींचता जाता हूँ, खींचने की कोशिश करता रहता हूँ, वो मुझसे और दूर खींचता चला जाता है। तो जैसा मैं चाहता था, दिल की कशिश का तो उससे उल्टा असर हो रहा है, उसकी तासीर तो उल्टी दिखाई दे रही है। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? तो क्या बदनसीबी है, क्या जुल्म है या रब, ये कैसा असर तूने दिल की कशिश में पैदा किया है। मैंने तो सोचा था कि दिल की कशिश उसको, महबूब को मेरे पास खींच के ले आएगी, और यहाँ वो मुझसे दूर खींचता चला जा रहा है। तो ये हो सकता है कि जितना जितना जोश आशिक दिखाता है, समहाउ he manages to make the beloved move even farther away from him। तो शायद दिल की कशिश ने उसको वहशी बना दिया है, महबूब को पाने का जोश इतना है उसके दिल में कि वो वहशत बन के बाहर निकलता है, और वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, वो इतना उतावला है, पागलपन दिखाता है, और उसकी वहशत को देख के महबूब जो है उससे दूर भागता है उसके पास आने की बजाय। तो महबूब उसके वहशत से डर जाता है, या उसके पागलपन को देख के उससे नफ़रत करने लगता है, बिकॉज द लवर परहैप्स एक्ट्स टू डेस्परेट या टू ड्रॉ द बिलव्ड टुवर्ड्स हिमसेल्फ। और बुरा नसीब है, इफ़ेक्टिवली हिज पैशन इज़ हैविंग द अपोजिट इफेक्ट फ्रॉम व्हाट ही एक्सपेक्टेड। तो कहता है कि मैं जितना महबूब को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ, वो उतना मुझसे दूर खींचता चला जाता है। या खुदा, ये क्या हुआ? ये जो दिल की कशिश है, इसके अंदर तो तासीर उल्टी ही नज़र आ रही है। तो कहते हैं खुदाया जज्बाए दिल की मगर तासीर उल्टी है, कि जितना खींचता हूँ और खींचता जाए है मुझसे। वो बदखू और मेरी दास्ताने इश्क तूलानी, इबारत मुख्तसर कासिद भी घबरा जाए है मुझसे। बदखू, गुस्से वाला, बुरे और कड़वे स्वभाव वाला, बैड टेम्पर्ड, यहाँ पे महबूब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। दास्तान इश्क, इश्क की कहानी, स्टोरी और द टेल ऑफ लव और पैशन। तूलानी, लंबी, इस केस में लंबी कहानी या लॉन्ग स्टोरी। इबारत, किसी तरह का लेख, लिखावट, कोई टेक्स्ट, सम काइंड ऑफ ए सेंटेंस। मुख्तसर, कंसाइज, छोटा, शॉर्ट। इबारत मुख्तसर एक एक्सप्रेशन है टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, या कि अगर मैं मुख्तसर बात कहूँ, चंद लफ्ज़ों में अगर मैं बात अपनी कहूँ। और कासिद इज़ द मैसेंजर, जो पैगाम लेके जाता है आपका। तो शेर है कि वो बदखू और मेरी दास्तान इश्क तूलानी,
इबारत मुख्तसर कासिद भी घबरा जाए है मुझसे। तो बेचारा आशिक एक बार फिर दुखी है और उसके इश्क की दास्तान बहुत लंबी है। बड़े लंबे से वो इश्क में डूबा हुआ है और जालिम महबूब के हाथों जुल्मों सितम सह रहा है। तो उसकी लंबी इश्क की दास्तान में उसका प्यार है, दर्द है, वहशत है, महबूब के जलवों का ज़िक्र है, महबूब के एक एक जुल्म सितम का भी शायद हिसाब है। तो बहुत कुछ है उसके दिल में जो अपने महबूब से वो कहना चाहता है। तो इश्क का इजहार करना चाहता है, शायद शिकायत करना चाहता है, किस कदर वो इश्क के दुख सहता है, जुदाई का दुख सहता है। ये सारी बातें आशिक महबूब से कहना चाहता है। और यहाँ उसने वो लंबी दास्तान इश्क शायद लिख दी है, किसी ख़त में लिख दी है। और कासिद मैसेंजर जो है, जो पैगाम लेके जाएगा या ख़त लेके जाएगा, वो आशिक शायद कासिद को कह रहा है कि ये मेरे इश्क की दास्तान का जो ख़त है, जो पैगाम है, जो डॉक्यूमेंट है, वो महबूब तक पहुंचा दो। और महबूब कड़वे स्वभाव वाला, गुस्सा करने वाला जालिम महबूब है, टिपिकल अंदाज़ है उसका शायरी के महबूबों वाला। और बेचारा कासिद भी उस लिखावट को देख के, उस ख़त को देख के घबरा रहा है और आशिक के रवैये से घबरा रहा है, उसकी दास्तान को सुन के वो भी घबरा रहा है। कहते हैं कि वो बदखू और मेरी दास्तान इश्क तूलानी, कि महबूब बदखू है, गुस्से वाला है, और मेरे इश्क की दास्तान बहुत लंबी है, इतनी लंबी है इबारत मुख्तसर कासिद भी घबरा जाए है मुझसे। वो बदखू और मेरी दास्तान इश्क तूलानी, इबारत मुख्तसर कासिद भी घबरा जाए है मुझसे। इबारत मुख्तसर, अगर मैं मुख्तसर बात आपको बताऊं, इफ़ आई कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो कासिद भी मेरी दास्तान वाला पैगाम देख के मुझसे घबरा जाता है या घबरा रहा है। या तो आप वर्ड प्ले देखें, कॉन्ट्रास्ट देखें। पहली लाइन में लंबी दास्तान का जिक्र है और दूसरी लाइन में एक छोटी बात, मुख्तसर इबारत की का जिक्र हो रहा है। और आपने अंग्रेज़ी की कहावत सुनी होगी डोंट शूट द मैसेंजर। उसका एक रंग है। कासिद बेचारा घबरा रहा है शायद क्योंकि उसको पता है कि महबूब गुस्से वाला है और वो डर रहा है। वो कहता है कि उसको लगता है कि अगर मैं इतनी लंबी कहानी महबूब के पास लेके गया तो कहीं महबूब को गुस्सा ना आ जाए, वो इरिटेट ना हो जाए और फिर मेरे ऊपर वो जुल्म सितम ना ढा दे। या वो घबरा रहा है, उसको पता है कि महबूब तो इतनी लंबी दास्तान नहीं पढ़ने वाला, उल्टा महबूब गुस्सा हो जाएगा। आशिक कासिद को शायद दास्तान सुनाने लग गया, ये भी हो सकता है, और कासिद सुन के सोच रहा है कि मुझसे ही ये नहीं सुनी जा रही है, तो ये गुस्से वाला जो महबूब है वो क्या सुनेगा, तो उसको मैं कैसे सुनाऊंगा। तो वो बेचारा डर रहा है कि मैं कैसे ये दास्तान वाला ख़त या पैगाम महबूब तक लेके जाऊंगा। और कहते हैं घबरा जाए है मुझसे, तो कासिद दोनों तरह से डर रहा है। अगर पैगाम लेके गया तो महबूब नाराज़ हो जाएगा, और अगर ना लेके गया तो फिर आशिक नाराज़ हो सकता है। तो कासिद के लिए भी एक मुसीबत पैदा हो गई है यहाँ पे। हो सकता है कासिद भी महबूब का आशिक हो, क्योंकि सारा ज़माना ही गालिब साहब के खूबसूरत महबूब का आशिक होता है। तो इसलिए वो डर रहा है कि गालिब पे जो महबूब का गुस्सा है वो कहीं मेरे ऊपर ना निकल जाए। इतना लंबा ख़त, इतनी लंबी दास्तान सुन के महबूब ने जो गुस्सा मिर्ज़ा गालिब पे निकालना है वो कहीं मेरे ऊपर ना निकाल दे, ऐसा कासिद सोच के डर रहा है। तो देखिए क्या खूबसूरत मंज़र पेश किया है। अपनी दुख भरी लंबी दास्तान, इश्क की दास्तान भी आशिक बयान नहीं कर पाता। जालिम महबूब के कड़वे स्वभाव का भी जिक्र है। आशिक का साथ कासिद भी नहीं देता है। और महबूब से सारा ज़माना डरता है, जालिम महबूब से सारा ज़माना डरता है, कासिद भी डरता है। और आशिक के लिए अजब मुसीबत पैदा हो गई है, वो अपने दिल की बात भी खुल के महबूब तक नहीं पहुंचा सकता, बयान अपने दिल की दास्तान नहीं कर सकता। और जिस्ट लेकिन इसका ये है कि उसके इश्क की दास्तान बहुत लंबी है, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन वो कह नहीं सकता। वो बदखू और मेरी दास्तान इश्क तूलानी, खुद तो कह सकता है लेकिन महबूब तक वो बात नहीं पहुंचा सकता। वो बदखू और मेरी दास्तान इश्क तूलानी, इबारत मुख्तसर कासिद भी घबरा जाए है मुझसे। उधर वो बदगुमानी है, इधर ये नातवानी है, न पूछा जाए है उससे, ना बोला जाए है मुझसे। बदगुमानी, किसी पे शक करना, भरोसा ना करना, टू बी सस्पिशियस ऑफ समबडी। नातवानी, कमज़ोरी,
ताकत नहीं है आपके अंदर कुछ करने की, बात कहने की, अपने आप को एक्सप्लेन करने का दम आपके अंदर नहीं है, आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं। तो शेर है कि उधर वो बदगुमानी है, इधर ये नातवानी है, न पूछा जाए है उससे, न बोला जाए है मुझसे। तो जालिम बेरहम महबूब आशिक को इश्क का कोई सिला नहीं देता, वापस उसको प्यार नहीं करता है। मगर उसकी ये मांग है, महबूब हमेशा आशिक से डिमांड करता है कि तू अपना इश्क प्रूव कर, या तू मुझे इस बात का यकीन दिला कि तू मेरा सच्चा आशिक है और किसी और का आशिक तू नहीं है, या और क्योंकि वो जालिम महबूब हमेशा आशिक को अपने जाल में फंसा के रखना चाहता है और उसका नेचर ही है महबूब का आशिक के ऊपर जुल्म और सितम ढाना, तो वो हमेशा ये मांग करता रहता है कि तू ये प्रूव कर कि तू मेरा सच्चा आशिक है कि नहीं है। लेकिन आशिक कितनी भी कोशिश करे, लाख कोशिश करे, महबूब को कभी आशिक के इश्क पे यकीन भी नहीं होता है और वो हमेशा बदगुमा ही रहता है, उसको हमेशा शक ही रहता है कि ये मुझसे सच्चा इश्क नहीं करता है, उसको कभी यकीन ही नहीं आता आशिक की बात पे महबूब को। और यहाँ आशिक महबूब के जुल्म सहता सहता अपने इश्क को सारी ज़िंदगी प्रूव करता करता टूट चुका है, कमज़ोर पड़ चुका है, हार चुका है, शायद मरने वाला है, या नातवानी की स्टेट है। और महबूब को अभी भी यकीन नहीं आया आशिक कि उससे आशिक उससे सच्चा आशिक करता इश्क करता है कि नहीं, मिर्ज़ा गालिब साहब सच्चा इश्क करते हैं कि नहीं, महबूब को अभी भी यकीन नहीं आया। और आशिक कहता है कि अब मेरे पास ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है और प्रमाण देने की और दलीलें देने की, प्रूव करने के लिए कि मैं सच्चा आशिक हूँ कि नहीं। उधर वो बदगुमानी है, इधर ये नातवानी है, कि उधर महबूब के दिल में वो बदगुमानी है, इस कदर वो बदगुमा है, और इधर मेरे दिल में, मेरे शरीर में इतनी कमज़ोरी है, मैं इतना टूट चुका हूँ कि न पूछा जाए है उससे, न बोला जाए है मुझसे। कि बदगुमानी से महबूब से सवाल नहीं पूछा जा रहा, वो इतना बदगुमा है कि वो सोचता है, महबूब सोचता है कि पूछने से क्या फ़ायदा है, तो उसको यकीन ही नहीं है, ये तो सच्चा आशिक है नहीं, साथ में वो घमंडी भी है जो महबूब है, वो अपने रुतबे को बहुत ऊंचा समझता है, तो वो आशिक को इस काबिल भी नहीं शायद समझता कि मैं इससे सवाल भी पूछूं, या और वो इतना बदगुमान है, उसके मन में ये यकीन आ चुका है कि ये सच्चा आशिक नहीं है, या तो और वो सोचता है अपने घमंड में महबूब कि ये तो आशिक का फ़र्ज़ है कि सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहे अपना इश्क प्रूव करने के लिए, मैं उससे क्यों पूछूं, या तो ना पूछा जाए है उससे, ना बोला जाए है मुझसे। और आशिक कहता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि अब मुझसे बोला नहीं जा सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत अब नहीं है कोई दलील देने की, या हिम्मत और ताकत बाकी नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ, उसको महबूब को कुछ बताऊँ, कोई दलील दूँ, ये प्रूव करने की कोशिश करूँ कि मैं उसका सच्चा आशिक हूँ। या ऊपर से शायद उसकी जान जाने वाली है, तो वो कहता है कि मैं इश्क में अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ, अब इससे बड़ी दलील मैं और क्या दूँ। तो अब इससे बड़ा प्रूफ मैं और क्या दे सकता हूँ, लेकिन महबूब फिर भी बदगुमा है, इस वजह से भी आशिक हार गया है। ही हैज़ गिवन अप, ही इज़ सो ब्रोकन अप दैट ही हैज़ फाइनली गिवन अप ट्राइंग टू प्रूव हिज लव। और अगर कमज़ोर ना होता तो कोशिश करता, लेकिन अब मैं टूट चुका हूँ, मेरे अंदर हिम्मत बाकी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि शायद महबूब उसके पास आया है मिलने के लिए, बिकॉज द लवर इज़ लाइंग ऑन हिज डेथ बेड, और एक बार फाइनली अपनी बदगुमानी ज़ाहिर करने आया है महबूब। मरते मरते भी आशिक को वो चैन नहीं पहुंचने देना चाहता, या तो बेचारा दुख में ही आशिक अपना दम तोड़ देगा, और महबूब फाइनली एक बार अपनी बदगुमानी ज़ाहिर करने आया है, फाइनली एक बार आशिक के ऊपर जुल्म सितम ढाने आया है, या तो बेचारा इश्क में अपनी जान कुर्बान करने वाला है आशिक, लेकिन मरते दम तक वो महबूब को ये अपनी इश्क की सच्चाई प्रूव नहीं कर पाया, ऐसी उसकी बुरी किस्मत है। तो ये सारे रंग हैं, वो नहीं प्रूव कर पाया सारी ज़िंदगी की वो सच्चा आशिक है। क्यों? क्योंकि महबूब का नेचर ही ऐसा है, वो हमेशा बदगुमा रहता है, वो एक जालिम महबूब है। उधर वो बदगुमानी है, इधर ये नातवानी है, न पूछा जाए है उससे, ना बोला जाए है मुझसे। संभलने दे मुझे ए ना उम्मीदी, क्या क़यामत है कि दामने ख़याले यार छूटा जाए है मुझसे। व्हाट ए ब्यूटीफुल शेर, या
तो आशिक सारी ज़िंदगी महबूब का प्यार पाने की तमन्ना अपने दिल में लेते हुए जीता रहा, मगर प्यार उसको नहीं मिला, महबूब से विसाल उसको नहीं मिला। एक उम्मीद की किरण दिल में ज़िंदा रही कि शायद महबूब कभी प्यार से उसको नवाजेगा, मेहरबान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या तो रियल लाइफ में तो महबूब नहीं मिला, तो आशिक ने उसके ख़याल का, उसके तसव्वुर का दामन लेकिन सारी ज़िंदगी थामे रखा। या तो या तो अपने ख़यालों में महबूब के बारे में हमेशा सोचता रहा, रियल लाइफ में तो नहीं मिला, लेकिन वो ख़यालों में महबूब के बारे में सोचता रहा, या फिर महबूब के विसाल का ख़याल उसके दिल ने नहीं छोड़ा। या तो सो ही फॉर एवर रिमेन्ड अटैच्ड टू द beloved in his imagination, or remained attached to the imagination of his beloved in his mind, right? तो हमेशा महबूब के ख्याल का दामन उसने थामे रखा, मगर अब दिल की उम्मीद टूटने लगी है और ना उम्मीदी छाने लगी है। तो शायद ज़िंदगी निकल गई है, सो ही इज़ एट हिज डेथ बेड एंड ही इज़ लूजिंग होप, और यहाँ पे वो ना उम्मीदी को, होपलेसनेस को कोस रहा है। तो कहता है, संभलने दे मुझे ए ना उम्मीदी, क्या क़यामत है, कि क्या क़यामत है, क्या बड़ी मुसीबत है ए ना उम्मीदी, मुझे मेरे दिल को संभलने दे। सच ब्यूटीफुल इमेजरी। ही हैज़ लॉस्ट हिज बैलेंस, हिज हार्ट हैज़ लॉस्ट इट्स बैलेंस। तो उम्मीद पे उसका दिल टिका रहा, सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहा। महबूब से विसाल ना हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक उम्मीद पे सारी ज़िंदगी जीता रहा। दैट होप kept him alive, that hope provided some kind of stability to his life। तो जब उम्मीद टूटने लगी तो ज़िंदगी का ठहराव, बैलेंस बिगड़ गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, मैं कैसे अब ज़िंदा रहूँ। तो ही इज़ ऑफ बैलेंस, और उसके लिए, उसके दिल के लिए ये क़यामत के जैसा बड़ा फितना है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो कहता है, ए ना उम्मीदी, ये क्या मुसीबत है, मुझे संभलने तो दे। या संभलने दे मुझे ए ना उम्मीदी, क्या क़यामत है, कि दामने ख़याले यार छूटा जाए है मुझसे। कि यार का, महबूब के ख़याल का जो दामन है वो मुझसे छूटता जा रहा है। तो मैं महबूब का ख़याल भूलता जा रहा हूँ, और महबूब और उसके लिए प्यार, उसका तसव्वुर, जिसने मुझे सारी ज़िंदगी ज़िंदा रखा, या मेरी ज़िंदगी में ठहराव बनाए रखा, मेरे दिल में विसाल की उम्मीद को ज़िंदा रखा, वो दामन अब मुझसे छूटता जा रहा है। तो सच ए हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर। तो ही इज़ हैंगिंग ऑन टू स्ट्रॉज। इमेजिन करें जैसे कोई बच्चा दामन पकड़ के किसी बड़े इंसान का, या अपने बाप का दामन पकड़ के, माँ बाप का दामन पकड़ के चलता है। सो द चाइल्ड फील्स सिक्योर। तो दामन ज़िंदगी का एक एंकर है, अगर वो दामन छूट जाए तो फिर बच्चा परेशान हो जाएगा कि मैं गुम हो गया, उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। उसी तरह महबूब के ख़याल का दामन आशिक ने सारी ज़िंदगी पकड़े रखा। और अब वो ख़याल का दामन छूट रहा है, तो सोच रहा है मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है। तो ये शायद उसके लिए मौत से भी बुरी सूरत है, और क़यामत से भी बड़ा एक फ़ितना है जो नाउम्मीदी ने उसकी ज़िंदगी में पैदा कर दिया है। तो कम से कम महबूब के ख़याल का दामन तो मुझे पकड़े हुए रहने दे ए नाउम्मीदी। तो महबूब नहीं मिला, मगर मेरी इमेजिनेशन में तो वो ज़िंदा था, इस वजह से मैं भी ज़िंदा था। अब वो ख़यालों का दामन, ख़यालों में जो मैंने दामन थाम रखा था वो छूट गया, तो फिर मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा। और दूसरी जगह हम गालिब साहब की शायरी में देख चुके हैं कि अक्सर उनका जो महबूब होता है वो ख़यालों में ही एग्जिस्ट करता है। तो जिस महबूब की वो बात करते हैं, कई बार वो ज़िक्र करते हैं कि वो महबूब असली ज़िंदगी का है ही नहीं, इस दुनिया का है ही नहीं, वो सिर्फ़ उनके ख़यालों में ही एग्जिस्ट करता है आशिक के। और उस वो ख़याल यार का दामन अगर छूट गया तो फिर ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। संभलने दे मुझे ए ना उम्मीदी, क्या क़यामत है, कि दामने ख़याल यार छूटा जाए है मुझसे। ना उम्मीदी को कोस रहे हैं, कह रहे हैं मुझे संभलने दे। वो चाहते हैं कि ना उम्मीदी उनके दिल से चली जाए, ज़िंदगी में फिर उम्मीद बाकी आ जाए। उम्मीद पूरी हो कि ना हो, ही वॉन्ट्स टू लिव ऑन this hope, and he wants to hold on to the damane khayale yar, to the garment hem of the thought of the beloved। संभलने दे मुझे ए ना उम्मीदी, क्या क़यामत है, कि दामने ख़याले यार छूटा जाए है मुझसे। इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर।
तकल्लुफ़ बरतरफ नज़ारगी में भी सही, लेकिन वो देखा जाए कब ये जुल्म देखा जाए है मुझसे। तकल्लुफ़ बरतरफ, तकल्लुफ़ छोड़ के साफ साफ सीधी सीधी बात करना, टू पुट फॉर्मेलिटी असाइड एंड स्पीक प्लेनली। नज़ारगी, नज़ारा करना, जब कोई किसी का नज़ारा कर रहा हो, वो मंज़र, या इस केस में खूबसूरत महबूब को देख रहा हो, व्हेन यू आर एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ स्पेक्टेटरशिप, या इन दिस केस यू आर एंजॉइंग द ब्यूटीफुल साइट ऑफ द बिलवेड। या तो बेसिक थीम यह है कि अगर कोई भी खूबसूरत महबूब का नज़ारा करे, महबूब को देखे, तो सच्चे आशिक को वो बात मंजूर नहीं होती, उससे ये बर्दाश्त नहीं होता, उसका दिल रश्क से, जेलसी से मरा जाता है। या और कोई और महबूब को देखे, ये तो कभी उसे मंजूर था ही नहीं, होता ही नहीं। अब उसकी जेलसी, उसका पागलपन इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो खुद भी महबूब को देखे, ये भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो उसको अब अपने आप से जेलसी होने लगी है। ये हम दूसरी जगह पे भी ये रंग देख चुके हैं। ऐसी अब उसकी दिमागी हालत हो चुकी है। कोई और देखे, ये तो कभी मंजूर था ही नहीं, उसको अब ये भी मंजूर नहीं कि मैं खुद महबूब का नज़ारा करूं। तो कहता है कि तकल्लुफ़ बरतरफ नज़ारगी में भी सही, लेकिन कि तकल्लुफ़ बरतरफ, अगर मैं फॉर्मेलिटी छोड़ के साफ साफ दिल की बात कहूँ, तो चाहे नज़ारगी में ही क्यों ना हो, या लोग मेरे महबूब का नज़ारा ही क्यों ना कर रहे हों, शायद दूर से देख रहे हों, उसकी खूबसूरती को निहार रहे हों, वो देखा जाए कब ये जुल्म देखा जाए है मुझसे। या वो देखा जाए कि किसी से वो और किसी और से वो मेरा महबूब देखा जाए, कोई उसको देखे, ये मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा जुल्म है। और कब ये जुल्म देखा जाए है मुझसे, कि ये जुल्म कब मुझसे देखा जाए है, कब देखा जाता है, नहीं देखा जाता। मैं इस मंज़र को नहीं देख सकता, ये मेरे दिल पे बहुत बड़ा जुल्म है कि कोई और मेरे खूबसूरत महबूब का नज़ारा करे, या मैं नहीं देख सकता। तो खूबसूरत देखें वर्ड प्ले है। बात यह है कि कोई महबूब को देखे, आशिक को मंजूर नहीं, ये उसके दिल के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म होता है और उससे सहन नहीं होता है। तकल्लुफ़ बरतरफ एक रंग ये भी हो सकता है कि जनरली महबूब बहुत फॉर्मली बिहेव करता है, या तो ऐसे अपना दीदार वो आम नहीं करता, लोगों के सामने नहीं ऐसे निकल जाता कि कोई भी उसको देखे। और यहाँ हो सकता है कि महबूब ने सब फॉर्मेलिटी जो है वो हटा दी है और वो दूसरे आशिकों के सामने, लोगों के सामने आया है, फॉर्मली बर्ताव नहीं कर रहा और किसी को भी अपना दीदार करने की परमिशन दे रहा है। या और ये बात मिर्ज़ा गालिब साहब से, सच्चे आशिक से बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये जुल्म कहा है तो महबूब जुल्म उठा रहा है जो दूसरे आशिकों को अपना नज़ारा करने का मौका दे रहा है, तो ये भी एक जुल्म है। और लोगों की एक रंग ये भी हो सकता है कि लोगों की भीड़ इकट्ठी है महबूब को देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए, और आज उसके दर्शन आम हुए हैं। तो आशिक कहता है कि मैं भी नज़ारा करने वालों की भीड़ में शामिल हो जाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, या सब उसे देखें, ये मुझे मंजूर नहीं। तो यही इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड थीम है। कहते हैं तकल्लुफ़ बरतरफ नज़ारगी में भी सही, लेकिन वो देखा जाए कब ये जुल्म देखा जाए है मुझसे। नज़ारगी में भी सही, लेकिन या तो कोई महबूब के पास नहीं जा रहा, किसी को विसाल नसीब नहीं हो रहा, कोई उसको छू नहीं रहा, लेकिन कोई उसकी तरफ देखे भी, ये भी आशिक को मंजूर नहीं। तकल्लुफ़ बरतरफ नज़ारगी में भी सही, लेकिन वो देखा जाए कब ये जुल्म देखा जाए है मुझसे। हुए हैं पाँव ही पहले नबर्द इश्क में ज़ख्मी, ना भागा जाए है मुझसे, ना ठहरा जाए है मुझसे। नबर्द इश्क, इश्क की जंग, बैटल ऑफ लव एंड पैशन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड शेर है, लेकिन इसके अंदर भी कई रंग छुपे हुए हैं। तो कहते हैं कि हुए हैं पाँव ही पहले नबर्द इश्क में ज़ख्मी। आशिक कहता है कि इश्क की जंग में, इन दिस बैटल ऑफ लव एंड पैशन, नबर्द इश्क में पहले मेरे पाँव ही ज़ख्मी हुए हैं। या हुए हैं पाँव ही पहले नबर्द इश्क में ज़ख्मी, ना भागा जाए है मुझसे, ना ठहरा जाए है मुझसे। तो पाँव ज़ख्मी हुए हैं, अब मैं इस जंग के मैदान से, इश्क की जंग के मैदान से ना मैं भाग सकता हूँ और ना ही यहाँ पे मैं खड़ा रह सकता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे ठहर सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, क्योंकि पाँव ज़ख्मी हुए, खड़ा ही नहीं हो सकता। या तो यहाँ पे अब मैं ठहर भी नहीं सकता और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। या अगर ठहरूंगा तो मारा जाऊंगा, या और पाँव तो ज़ख्मी हैं, भाग तो मैं यहाँ से सकता ही नहीं।
तो कई सवाल खड़े होते हैं, कई रंग उभरते हैं इस इमेजरी से। हुए हैं पाँव ही पहले ज़ख्मी है, तो जनरली महबूब की निगाह का तीर आशिक के दिलो जिगर को ज़ख्मी करता है, और ये तो एक अच्छी बात समझी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ऐसा कि किसी वजह से मेरे पाँव ज़ख्मी हो गए, या तो शायद वो पहले ही मैदान में गिर गया, इससे पहले कि महबूब की निगाहों का तीर उसके दिल को छलनी करता, उसके पाँव ज़ख्मी हो गए, वो गिर गया। या और किसने ये ज़ख्म दिया है? महबूब ने ज़ख्म दिया है जंग में, ज़ालिम महबूब है, ये हो सकता है। दूसरे आशिकों ने उसके ऊपर वार किया है, जो उसके रकीब हैं, जो नहीं चाहते कि वो आगे जाएं, उन्होंने इसके ऊपर वार किया है और उसके पाँव को ज़ख्मी किया है, ये हो सकता है। और कहते हैं ना भागा जाए है मुझसे, ना ठहरा जाए है मुझसे। टोटल हेल्पलेसनेस की सूरत है। तो मैदान में अब वो पड़ा है, महबूब या किस्मत को जो मंजूर होगा वो होगा, उसके बस में अब कुछ नहीं है। या तो और ना तो अब वो वहाँ पे ठहर सकता है, और ना वो वहाँ से भाग सकता है। और हो सकता है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि महबूब आके उसको रेस्क्यू करेगा या फिर आके उसका कत्ल कर देगा। या और इसके अंदर एक विटी या मज़ाहिया रंग भी हो सकता है। महबूब ने कहा है कि भाग जा यहाँ से, या और वो कह रहा है कि कैसे, देखो मेरे तो पाँव ही ज़ख्मी हुए पड़े हैं, या मैं तो यहाँ से भाग नहीं सकता, करूँ तो मैं क्या करूँ। या और ना भागा जाए है मुझसे, ना ठहरा जाए है मुझसे, ना तो मैं इश्क छोड़ सकता हूँ, ना तो इश्क का मैदान छोड़ के जा सकता हूँ, तो फिर तो मैं कायर प्रूव हो जाऊँगा। या और इश्क की जंग की ना ही मैं इश्क की जंग की मुसीबत झेल सकता हूँ, यहाँ पे मैं ज़ख्मी हूँ, और ना ही मैं यहाँ से भाग के जा सकता हूँ, बिकॉज लव इज़ ए स्ट्रगल। इस मैदान जंग में खड़े रहने के लिए भी आपको हिम्मत और ताकत चाहिए, जो उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पाँव ज़ख्मी है। सो ही इज़ इन ए टफ स्पॉट। या और अगर वो वहाँ से भाग जाता है, एक तो ताकत नहीं है, और दूसरा फिर वो सच्चा आशिक क्या जो इश्क की जंग का मैदान छोड़ के भाग जाए, और वहाँ पे वो ठहरा भी नहीं रह सकता, कुचला जाएगा, क्या पता किस कदर जंग का मैदान, जंग छिड़ी हुई है। तो कहते हैं ना मैं यहाँ पे ठहर सकता हूँ। ये ठहरने का ये भी रंग है कि अपने पाँव पे खड़ा रहना, अपने पाँव पे खड़ा रह के जंग लड़ना। तो ना वो वहाँ पे ठहर के जंग लड़ सकता है, और ना वो वहाँ से भाग सकता है। सो ही इज़ टोटली हेल्पलेस। ये उसकी किस्मत है। और पहले ही जैसे ही जंग शुरू हुई, उसके पाँव ज़ख्मी हो गए, और कुछ वो कर ही नहीं पाया। हुए हैं पाँव ही पहले नबर्द इश्क में ज़ख्मी, ना भागा जाए है मुझसे, ना ठहरा जाए है मुझसे। और ये आखिरी शेर है कि क़यामत है कि होवे मुद्दाई का हम सफ़र गालिब, वो काफिर जो खुदा को भी न सौंपा जाए है मुझसे। मुद्दाई, मुद्दा करने वाला, अदालत में दावा करने वाला। इस केस में आपका दुश्मन, प्यार में आपका राइवल, आपका रकीब हो सकता है। काफिर जो इस्लाम को फॉलो ना करे, जिसका कोई धर्म ईमान ना हो। शायरी में महबूब के लिए ये लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, नॉट इन ए ओवरली नेगेटिव सेंस, बट उसको ताना देने की सेंस में। यहाँ 100% क्लियर नहीं है कि किसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बट मोस्ट लाइकली सिनेरियो शायरी में कि महबूब को काफिर कहा जाता है। तो एक बार फिर आशिक के लिए क़यामत की सी सूरत पैदा हो गई है, बहुत बड़ी मुसीबत उसके लिए खड़ी हो गई है। तो कहते हैं ये क़यामत है कि होवे मुद्दाई का हम सफ़र गालिब, की क़यामत है, बहुत बड़ी मुसीबत, विपता मेरे लिए है कि वो महबूब मुद्दाई का, मेरे दुश्मन का, मेरे रकीब का हम सफ़र बन के सफ़र पे जा रहा है। या तो इफ़ेक्टिवली गालिब साहब का महबूब उनके दुश्मन, उनके रकीब के साथ सफ़र पे जा रहा है, और गालिब साहब सच्चा आशिक जेलसी से मरा जा रहा है। या क़यामत है कि होवे मुद्दई का हम सफ़र गालिब, वो काफिर जो खुदा को भी न सौंपा जाए है मुझसे, वो काफिर जो मुझसे खुदा को भी नहीं सौंपा जाए है। या तो वर्ड प्ले देखें, क़यामत का दिन है, क़यामत डूम्सडे को कहते हैं, जजमेंट डे को कहते हैं, और फिर खुदा को सौंपना, सो दैट इज़ वर्ड प्ले, बिकॉज गॉड विल मेक एन अपीयरेंस ऑन द डे ऑफ द जजमेंट। और खुदा हाफिज़ एक ग्रीटिंग है, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। अगर कोई सफ़र पे निकल रहा हो तो इट्स ए फेयरवेल ग्रीटिंग, खुदा हाफिज़, मे गॉड बी विद यू, और गॉड प्रोटेक्ट यू। या तो कोई सफ़र पे जा रहा हो तो आप खुदा हाफिज़ कह के उसको रुखसत करते हैं। तो जो इफ़ेक्टिवली अब आप उस इंसान को खुदा को सौंप रहे हैं, एंड यू आर विशिंग के खुदा अब आपकी हिफाजत करेगा। और लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं इतना नाराज़ हूँ, इतना दुखी हूँ, मैं इतना जेलस हूँ कि उस काफिर महबूब को मैं खुदा को भी नहीं सौंप सकता, दिल ही नहीं मानता उसको खुदा हाफिज़
कहने को है। तो मोस्ट लाइकली महबूब से खफा है क्योंकि वो किसी और के साथ, रकीब के साथ सफ़र पे जा रहा है, आशिक जेलस है। और इस सूरत में उस महबूब के लिए मुंह से खुदा हाफिज़ भी नहीं निकल पा रहा, वो खुदा को भी नहीं सौंप उसको पा रहे। रकीब को खुदा हाफिज़ नहीं कहना चाहते, ये भी हो सकता है टेक्निकली। आशिक जेलस है क्योंकि महबूब रकीब के साथ सफ़र पे निकल रहा है। रेस्ट ऑफ इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल वर्ड प्ले एंड इमेजरी। कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे, कहा नहीं जा रहा। और ये बहुत बड़ी मुसीबत है आशिक के लिए, मानो क़यामत आ गई है उसके लिए। तो महबूब को रकीब के साथ सफ़र पे जाता देख के ही इज़ इमेजिनिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट दे कुड डू टुगेदर, और ये उसके लिए एक क़यामत की जैसी बड़ी मुसीबत है। तो कहते हैं कि क़यामत है कि होवे मुद्दाई का हम सफ़र गालिब, वो काफिर जो खुदा को भी न सौंपा जाए है मुझसे। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सम सेंस। थैंक यू।